हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पवने। हमारा टॉपिक चल रहा था पवनों का। पवनों को हमने दो तरीके से पढ़ा। एक तो हमने स्थायी पवन पढ़ा, एक हमने अस्थायी पवन पढ़ा। तो हमने स्थायी पवनों की चर्चाएं की, दो रूपों में थी, एक तो स्थायी और एक अस्थायी। हमने दो तरीके से इसको पढ़ा है। समझ के बाद स्थायी का मतलब हमने वायुमंडल पर 12 महीने रेगुलर चलने वाली जो उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब के कारण जो पवनें चलती हैं पेटियों के कारण, वो ग्लोब पर 12 महीने चलती रहती है, जिसकी हमने चर्चाएं की। परिप्रशांत मंडल वाली हवाएं हैं जिसको पछुआ पवन बोलते हैं, ठीक है। और हम दूसरी व्यापारिक पवनों की बात की स्थायी में। तीसरी हमने पछुआ पवनों की चर्चाएं की है। फिर हमने ध्रुवीय पवनों की चर्चा कर ली, ठीक है। अब जो पढ़ने जाएंगे वो है अस्थायी प्रकार की पवनें। स्थायी तो हमने कर ली। अस्थायी प्रकार की जो पवनें होती हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर विभिन्न जो जितने भी बल लगते हैं, जितने भी हम कोई भी बल की बात करें तो वहाँ से अस्थायी वायु जो होगी, कई कारण हो सकते हैं बल लगने के। तो जो अस्थायी रूप से वायु दाबांतर जब बन जाता है, अस्थायी का मतलब कहीं बीच बीच में अगर दाबांतर बन जाता है, दिन में रात में, अस्थायी होती है। तो दाबांतर के कारण जो उत्पन्न बल होता है, उत्पन्न जो बल होगा वो धरातल के समानांतर संचलन या अस्थायी रूप में चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी ये जो स्थायी पवनें थी वो तो लगातार चलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन ये अस्थायी जो पवनें होती हैं ये कुछ दाबांतर लगने के कारण कुछ समय के लिए चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये धरातल के समानांतर चलेगी, तो इसको हम अस्थायी प्रकार की जो हवाएं हैं उनको अनुसार इसको जानेंगे। अस्थायी जो पवनें होंगी वो दो प्रकार की होंगी, एक तो सामयिक पवनें होंगी, एक असामयिक पवनें होंगी। ये अस्थायी पवनें दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला प्रकार कौन सा होता है इसका? सामयिक। दोनों समझ में आ जाएंगे अभी, सामयिक पवनें। और दूसरा प्रकार है इसका असामयिक पवनें। असामयिक पवनें। सामयिक का मतलब समय के अनुसार चलने वाली पवनें, और असामयिक का मतलब इनका कोई समय नहीं होता, को चल जाए, एक दिन भी चले, 10 दिन भी चले, 15 दिन भी चल जाए, तो इस प्रकार की जो पवनें होंगी वो असामयिक पवनें होंगी, ठीक है। समय के अनुसार जैसे कोई पवन है उसका कोई समय निर्धारित है कि ये पवन दिन में चलेगी, ये पवन रात्रि में चलेगी, ये पवन जल से चलेगी, ये पवन स्थल से चलेगी। तो इस प्रकार की जो पवनें होंगी वो तो सामयिक पवनें होंगी, समय के अकॉर्डिंग चलती है कि इतने समय में चलेंगी, ये तय है। ये तापमान पर निर्भर करती हैं, समय के अकॉर्डिंग वायुदाब जहाँ पे बनेगा उस अकॉर्डिंग। जबकि असामयिक जो पवनें होती हैं इनका कोई समय निर्धारित नहीं होता, ये चल जाए, 1 घंटे भी चले, 10 दिन भी चले, 15 दिन भी, इनका कोई समय नहीं होता। जैसे हम कह सकते हैं लू चलती है अपने गर्मियों में, तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये पवन लू है वो 1 दिन चलेगी या 10 दिन चलेगी या 1 महीने चलेगी, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते पहले, ठीक है। तो असामयिक, समय को निर्धारित करने वाली जो पवनें होती हैं वो सामयिक पवनें होती हैं, जबकि असमय के अनुसार चलने वाली जो पवनें होंगी वो असामयिक प्रकार की पवनें होंगी, ठीक है। तो हम इसके जो परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं, जब पृथ्वी पर कुछ भागों में निश्चित समयावधि में चलने वाली हवाएं अपनी दिशा में पूर्णतया परिवर्तन करते हुए या प्रदर्शित करती है, तो उस प्रकार की जो पवनें होंगी वो अस्थायी प्रकार की सामयिक पवनें होंगी, ठीक है। इसको हम दो प्रकार से बांटते हैं। सामयिक पवनें हैं, इनको हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो बांटते हैं ऋत्विक पवनें। क्या बांटते हैं? ऋत्विक पवनें। और एक प्रकार है इसका यहाँ पर दूसरा दैनिक पवनें। कौन सा हो गया? दैनिक पवनें। दिन के अकॉर्डिंग चलने वाली और ऋतुओं के अकॉर्डिंग चलने वाली, जो समय के अकॉर्डिंग चलती है वो पवनें, वो अस्थायी प्रकार की, जो अपनी दिशा में पूर्णतः परिवर्तन कर लेती हैं। कुछ समय के लिए इस दिशा से चलेगी तो पूर्णतः परिवर्तन कुछ दिशा से इस दिशा से चलना स्टार्ट कर देगी। मानो ये जो पवनें होंगी समय के अकॉर्डिंग, ये पवनें ये कहती हैं सामयिक पवनें कि ये कुछ समय में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेगी। जैसे कोई पवन इधर से चल रही है, ठीक है, कुछ समय इधर से चलेगी, फिर ये समय के अकॉर्डिंग अपनी दिशा बदलेगी और यहाँ से इस तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो पवनें होंगी वो दो तरीके की होंगी, एक तो ऋत्विक पवनें होंगी और एक दैनिक पवनें होंगी,
ध्यान देना, यहाँ पे असामयिक पवनें हैं, इनका कोई दिशा नहीं होता, ये एक ही दिशा में चलते रहते हैं, कुछ समय के लिए चलती है। तो हम पहले सामयिक पवनों को पढ़ेंगे, ऋत्विक पवनें और दैनिक पवनें, इनके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करते हैं सामयिक पवन। और सामयिक पवनों में सबसे पहले बात करेंगे हम ऋत्विक पवनों की। किसकी बात करेंगे? ऋत्विक पवनें। किसकी बात करेंगे हम? ऋत्विक पवनें की। ये बात हम पहले कर चुके हैं, आपने जब व्यापारिक पवनें पढ़ी उस समय इसको पढ़ लिया था। देखो अब एक बार और पढ़ लेते हैं, इसको आप समझने की कोशिश करना। यहाँ जब हम विश्व के संदर्भ में बात करते हैं, यहाँ पे देखो विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें, इस क्षेत्र में यहाँ पर हम विश्व के संदर्भ में यहाँ पे 0 डिग्री रेखा है, इसको हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ऋतु के अकॉर्डिंग जब सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। जब उत्तरायण का समय होता है, उत्तरायण का समय होता है तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमकता है सीधा, और ये तय है जहाँ सीधा चमकेगा वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? तापमान ज़्यादा। दक्षिणायन का समय होगा, दक्षिणायन, तो सूर्य सीधा दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है। समझ गए बात? यहाँ पे सूर्य किस में चमकेगा? दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है। ये बात तो सबको ध्यान में हो गई होगी कि सूर्य जब उत्तरायण स्थिति होती है तो सूर्य सीधा कर्क रेखा पे चमकेगा, दक्षिणायन का समय होगा तो सूर्य सीधा मकर रेखा पे चमकेगा। यहाँ से गुजरने वाली जो रेखा है इसको मकर रेखा कहते हैं, यहाँ से रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा है। समझ गए बात? तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब ये भी समझ लो कि सूर्य जब सीधा जहाँ पर चमकेगा उस स्थान को वो ज़्यादा गर्म कर देगा, क्योंकि हमने जब सूर्य था पढ़ा था वहाँ पे आपतन कोण पढ़ा था। आपतन कोण जहाँ पे सीधा होगा, समकोण पर होगा, वहाँ पर कम दूरी तय करते हुए उस क्षेत्र को अधिक गर्म कर देगा, और तिरछा आपतन कोण होगा, इसका मतलब वो अधिक दूरी तय करते हुए अधिक क्षेत्र को कम गर्म करेगा। तो वैसी स्थिति है कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहाँ कम दूरी है क्योंकि इसके सिद्ध में है वो, और समकोण पे अगर वो सीधा चमकेगा तो वहाँ इस क्षेत्र को जल्दी ही गर्म कर देगा या तापमान ज़्यादा होगा। समझ गए बात? तो तापमान किसको निर्धारित करती है? वायुदाब को। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तापमान और वायुदाब में विलोमानुपाती संबंध होता है। तापमान बढ़ेगा वायुदाब घटेगा, और तापमान घटेगा वायुदाब बढ़ेगा। तो इस क्षेत्र में जब सूर्य उत्तरायण होगा, ध्यान देना, अब सूर्य उत्तरायण होगा तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज़्यादा होगा, और तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लो। यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो इसका मतलब वायुदाब कैसा होगा? लो प्रेशर होगा, निम्न वायुदाब होगा। समझ गए बात? इस क्षेत्र में दक्षिणी गोलार्ध में इस समय यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, तो यहाँ पर टेम्परेचर लो टेम्परेचर है और निम्न तापमान है। इसका मतलब वायुदाब कैसा होगा? उच्च वायुदाब होगा। कैसा वायुदाब होगा? उच्च वायुदाब होगा। सभी वायुदाब की पेटियां हैं वो उत्तर की ओर खिसक जाती हैं उत्तरायण के समय 5 डिग्री। दक्षिणायन के समय सभी वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है 5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये वायुदाब पेटियां उत्तर की ओर यानी 0 डिग्री यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ से जो चलने वाली पवन है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन चलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में बाएं हाथ की और उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ की ओर घूमती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की ओर हवाएं घूमती हैं। तो यहाँ पर चलने वाली जो पवनें हैं, ऋतु के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कंडीशन बनती है जब उत्तरायण की स्थिति होती है। जब उत्तरायण सूर्य होता है तो सभी पेटियाँ उत्तर की ओर खिसक जाती हैं,
उत्तरायण का समय यहाँ, उत्तरायण का जो समय होगा उस समय यहाँ पर क्या होंगी, गर्मियाँ होंगी। यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है और 21 जून को यहाँ पे हम देखते हैं भारत में सूर्य ज़्यादा चमकता है तो गर्मी होती है। ठीक है, इस कंडीशन में सभी वायदा पेटियाँ उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। तो ये जो पवन है, ये पवन यहाँ तक आती है, यानी किसके अभिकरण करने के लिए, ITC जेड जो क्षेत्र है उसके अंदर आने के लिए। तो ये पवन यहाँ तक आएगी और यहाँ पर आते ही ये जो ग्लोब का तो उत्तरी भाग है, ग्लोब का तो यहाँ से ही आधा भाग ऊपर है आधा नीचे है। केवल वायुमंडल की जो वायु है वही तो ऊपर की ओर खिसकी है, ऐसा नहीं है स्थान ही ऊपर की ओर खिसक जाए। ध्यान देना, यहाँ पर स्थान तो अपनी जगह पर ही रहेगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इसका हिस्सा तो वहीं पर रहेगा, लेकिन ऊपरी वायुमंडल की अगर बात करें तो ऊपरी वायुमंडल उत्तर की ओर खिसक जाता है। वायुमंडल का मतलब वहाँ की जो वायु है, वो जो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का जो केंद्र था, वो पेटियाँ बनी थी जो काल्पनिक रूप में हम मानते हैं, वो उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। ठीक है, तो उत्तर की ओर खिसकेगी तो यहाँ पर ये पवन पहुँचते ही उत्तरी गोलार्ध में तो जो कोरियोलिस का प्रभाव है, फेरल का नियम है, वो काम कर जाएगा। यहाँ पर पहुँचते ही इस क्षेत्र में ये पवनें अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाती हैं, जो भी पवनें आती हैं वो अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाती हैं, समझ के। और घूमेगी तो यहाँ पे जो प्रशांत जो क्षेत्र की जो हवाएं हैं, शांत पछुआ पवन है डोलड्रम वाली, वो इसमें मिल जाएंगी, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। तो इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, तो ये पवनें इसके साथ मिल जाएंगी, समझ गए बात। और इसके साथ मिलेंगी तो इनकी गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और ये पवनें आगे बढ़ करके अपने साथ आर्द्रता ले लेगी। आर्द्रता कहाँ से लेगी, ये हिंद महासागर से, इसमें नमी मिल जाएगी, नमी मिलेगी, आर्द्रता मिल जाएगी, तो ये पवनें भारत वाले इस क्षेत्र से टकराएंगी। ये पश्चिमी घाट है भारत का, समझ गए बात। और यहाँ पर ये पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट इस क्षेत्र से टकराएंगी और दो शाखाओं में बढ़ जाएगी। एक शाखा तो इधर चली जाएगी और एक शाखा इस तरफ चली जाएगी। यानी भारत का ये भाग जो है, ये जो भारत वाला भाग है, इस भारत के भाग के यहाँ पर जब ये पवनें आएंगी तो इस दक्षिण जो कन्याकुमारी वाला जो क्षेत्र है, अनाईमोडी जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, इस पहाड़ियों से टकराएंगी तो दो शाखाओं में बढ़ जाएगी। एक शाखा इधर चली जाएगी और एक शाखा इधर चली जाएगी। इन तटों पर जहाँ टकराती हैं ये पवनें, वहाँ पर घनघोर वर्षा करती है, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है, वहाँ पे वर्षा करेगी। और आगे बढ़ते हुए ये पवनें इस क्षेत्र में, जब उत्तरी पूर्वी भारत है यहाँ पर, उस भारत में यहाँ पे वर्षा कर देगी, समझ गए बात। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये पवनें हैं, ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में चलती है। कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म में। इसलिए हम भारत में अगर मानसून की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में मानसून प्रवेश करता है। ये हवाएं जब इस कंडीशन में बन जाती हैं, जब सूर्य उत्तरायण होता है, वायदा पेटियाँ उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, तो ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में पहुँच करके अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। और मुड़ने के बाद में ये पवनें इस पश्चिमी तटवर्ती वाला क्षेत्र है इसमें टकराती हैं और टकराकर इन वर्षा क्षेत्र में वर्षा करती है, समझ गए बात। कुछ भाग की जो वर्षा है, जो रेखाएं हैं, पवनें हैं, ये पवनें आगे आकर के भारत के इस क्षेत्र में वर्षा करती है। गारो खासी जयंतियों में यहाँ बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेती हैं और यहाँ पर वर्षा कर देती हैं। तो इस क्षेत्र में भारत की नहीं, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है यहाँ पे मेघालय में चेरापूंजी मासिनराम। ठीक है, मासेराम जो क्षेत्र है उसके अंदर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये पवनें हैं भारत में प्रवेश करते हैं हिमालय के समानांतर। यहाँ हिमालय पर्वत है, इसके समानांतर यहाँ भारत में प्रवेश करके और भारत में वर्षा करती है। इधर वाली शाखा है, अरब सागर वाली जो शाखा है इसकी, ये जो शाखा आई थी ये भी भारत में प्रवेश करती है। इधर से जो नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी है वहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ भारत में वर्षा करती है। कुछ यहाँ शाखाएँ हैं वो पाकिस्तान से होते हुए भारत में, इस तरफ मरुस्थल से होते हुए भारत में यहाँ अरावली के समानांतर होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाती। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये अरावली वाला है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो इसको अगर पवनों को रुकावट मिलेगी तो उस स्थान पे ही तो वर्षा करती है। तो यहाँ पर ये शाखाएं जाती हैं, इधर आएंगी, वो शाखाएं तो वर्षा कर देगी भारत में। लेकिन इधर से जो पवन शाखाएं जा रही हैं गुजरात के ऊपर से, वो इस अरावली के तटवर्ती क्षेत्र है जहाँ पे सामने अरावली है, यहाँ तो ये वर्षा कर देगी। जो सिराई वाला क्षेत्र है, माउंट आबू वाला, यहाँ तो वर्षा करते हैं उदयपुर वाले क्षेत्र में, लेकिन इसके समानांतर पवनें चली जाएगी तो यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाएगी और हिमालय के जो पर्वतपादी क्षेत्र हैं यहाँ जाकर के टकराएगी, यहाँ पे वर्षा कर देती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो वर्षा करेगी वो ग्रीष्म ऋतु में होगी, इसलिए कहते हैं अपनी जो वर्षा है वो मानसून पर आधारित है। यानी मानसून का मतलब 6 महीने में ये मानसून जब आता है, इस मानसून पर ही मानसूनी वर्षा के रूप में मानते हैं। आज हमारी कृषि को भी माने या भारत को माने तो भारत मानसूनी वर्षा पर कृषि फसलें निर्भर रहती हैं।
ठीक है। तो ये कब होता है, ये ग्रीष्म के समय होता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो ऋत्विक पवनें हो गई ये, समझ गए। जब यहाँ पे सूर्य वापस विषुवत रेखा पे आ जाता है और उसके बाद में दक्षिणी गोलार्ध में चमकना स्टार्ट होता है, जब 0 डिग्री पे आएगा वापस, उस समय सभी वायदा पेटियाँ अपनी यथावत स्थान पर आ जाएगी, जहाँ होनी चाहिए वहाँ पर आ जाएंगी। जबकि इसके बाद में वो दक्षिणायन होगा जब सूर्य, तो इस कंडीशन में सभी वायदा पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, और जब दक्षिण की ओर खिसकती हैं तो ये जो पवनें हैं ये चलना बंद हो जाएगी। कारण कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमकेगा तो इस क्षेत्र में जो तापमान होगा वो उच्च हो जाएगा, यानी ऊंचा तापमान होगा। ऊंचा तापमान का मतलब वायुदाब कैसा हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, निम्न वायुदाब होगा। यहाँ पर इस क्षेत्र में तापमान कम होगा, लो टेम्परेचर होगा, तो वायुदाब कैसा होगा, ऊंचा होगा। तो ऊंचे वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो भारत वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से हवाएं चलना स्टार्ट हो जाएगी शीतकाल के समय। तो यहाँ से जब पवनें चलती हैं, इस क्षेत्र में पवनें हैं वो चलना स्टार्ट होगी इस क्षेत्र से, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में महाद्वीपीय भाग होने के कारण इन पवनों को आर्द्रता नहीं मिल पाती, और आर्द्रता नहीं मिल पाती तो ये पवनें यहाँ भारत में वर्षा नहीं कर पाती हैं। समझ गए बात, यहाँ पे ये पवनें वर्षा नहीं कर पाती। कुछ पवनें हैं भारत के इस भाग से यहाँ से जाती हैं तो इस बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता धारण कर लेती हैं। कुछ पवनें यहाँ से जाती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता धारण करके जो ये कोरोमंडल तट है तमिलनाडु वाला, ये निकला हुआ इस तरीके से निकला हुआ भाग है, तो यहाँ पर आर्द्रता लेकर के इस क्षेत्र से टकराती है ये पवनें। जहाँ पे टकराती हैं वहाँ पर तो ये वर्षा कर देते हैं शीतकाल में। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो इधर से आने वाली पवनें हैं आर्द्रता लेकर के अंडमान निकोबार पे भी वर्षा करती हैं शीतकाल के समय। तो ये 2 क्षेत्र ही ऐसे हैं जो शीतकाल में वर्षा प्राप्त करती हैं। बाकी भारत में जो मानसून होता है या वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में ही होती है। कुछ पवनें जो दक्षिण में, हमने कल भी बात की थी कि यहाँ से जो व्यापारिक पछुआ पवनें होती हैं, वो पछुआ पवनें इस भूमध्य सागर से विक्षोभों के कारण कुछ पवनें इधर ले आती हैं, तो जिसके कारण यहाँ हिमालय जो पर्वतपाती क्षेत्र हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर वर्षा कर देते हैं, जिसको मावठ कहते हैं। तो यहाँ पे हम गए तो शीतकाल के समय यहाँ पे वर्षा नहीं होती। तो शीतकाल में पवनें ये वाली चलेंगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ की ओर घूमती हैं और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाएं हाथ की ओर। तो हम यूँ कह सकते हैं ऋतु के अकॉर्डिंग जो पवनें चलती हैं, ऋत्विक जो पवनें होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऋतु की पवनें। एक तो कौन सी होगी, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, और एक पवन कौन सी होगी, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। समझ में आ गया। ये जो पवन है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन जो भारत में वर्षा लाती है, ये ग्रीष्म काल में चलती है। कब चलती है, ग्रीष्म काल में या ग्रीष्म ऋतु में चलती है। जबकि ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन ये शीत ऋतु में चलती है। कब चलती है, शीत ऋतु के अंदर। समझ गए बात। तो यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं ऋतु जो पवनें होती हैं वो समय के अकॉर्डिंग चलती है। 6 महीने ये चलेंगी और 6 महीने ये चलेंगी, ठीक है। तो जो ग्रीष्म काल में चलती है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन जो भारत में वर्षा लेकर के आती हैं, जबकि शीतकाल में चलने वाली जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है वो पवन यहाँ वर्षा नहीं लाती हैं, ठीक है। ये बात हो गई आपकी ऋत्विक पवनों की। इसके बाद में हम बात करते हैं दैनिक पवनों की। देखिए दैनिक जो पवनें होती हैं, ऋतु की तो बात हो गई, अब बात करते हैं हम दैनिक पवनें। दैनिक पवनें यहाँ पे बात करें तो जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन की अवधि में हम बात करें तो सूर्य प्रकाश की जो प्राप्ति होती है, उस सूर्य प्रकाश की प्राप्ति से चलने वाली जो हवाएं हैं उनकी प्रवृत्ति रात्रि के समान हम कहें तो पूर्णतया परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब दिन में 24 घंटे का एक दिन होता है जिसमें रात भी होती है और दिन भी होता है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिन रात होते हैं वहाँ उसके अकॉर्डिंग इन जो पवनें चलती हैं दैनिक पवनें, उनमें दिशा परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है इसमें, दिशा परिवर्तित। यहाँ पर 2 प्रकार की पवनें होती हैं, एक तो होती है स्थल जल समीर, स्थल जल समीर, समीर हवा को ही कहते हैं, ठीक है। एक होती है घाटी व पर्वत समीर, ठीक है।
ये जो पवने हैं ये दैनिक पवने कहलाते हैं, यानी एक दिन यानी 24 घंटे में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं। किनके कारण करते हैं? सूर्य प्रकाश की जो प्राप्ति होती है उसके अकॉर्डिंग इनकी दिशा में परिवर्तन होता है। कैसे? मतलब दिन का समय होगा तो ये अलग दिशा से चलेगी, रात्रि का समय होगा तो अलग दिशा से चलेगी। तो इसके लिए हम यूँ कहें कि स्थल व जल समेत की हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। सूर्य की जो विकिरणें हैं वो आती हैं धरातल पर और तेज़ी से वो धरातल को, स्थल को जल्दी गर्म कर देगी और जल्दी ही वो उसको ठंडा कर देगी। एक प्रवृत्ति होती है यहाँ पे स्थल और जल की। देखिए स्थल भाग है, ये मानो स्थल भाग है, यहाँ पर ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी की बात कर ली हमने, ये स्थल भाग है। यहाँ पर क्रस्ट वाला भाग है, ये ऊपर का धरातल है। यहाँ सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो सूर्य की किरणें आएंगी तो इसके कुछ मीटर तक ही, यानी 1 या 2 मीटर तक ही अंदर तक प्रवेश कर पाती हैं। यानी मिट्टी में सूर्य की किरणें 1 मीटर या कुछ सेंटीमीटर तक ही प्रवेश कर पाती हैं, जिसके बाद में वापस ये सूर्य की किरणें वापस टकराकर दीर्घ रूप में वापस चली जाती हैं। तो इसके 1 मीटर तक के भाग को ही गर्म कर पाती हैं। समझ रहे हो बात? यहाँ पर इसके केवल 1 मीटर भाग को ही गर्म कर पाती है। आप देखते होंगे गर्मियों में जो बालू मिट्टी होती है या कोई भी धरातल होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और रात के समय वो उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। देखते हो ना, कभी आप कभी बालू मिट्टी में या बलुई जो मिट्टी होती है उसके अंदर सोते हो रात्रि के समय, तो वहाँ पे देखते होंगे दिन में तो वो मिट्टी इतनी तेज़ गर्म हो जाएगी कि वहाँ पे नंगा पाँव होता है, बिना चप्पल जूते के आप उसके ऊपर पैर नहीं रख सकते। जबकि रात्रि के समय वही मिट्टी इतनी गर्म होने के बावजूद भी रात्रि में इतनी ठंडी हो जाती है कि वो मतलब उसका टेम्परेचर इतना घट जाता है। कारण क्या है कि वो कम क्षेत्र यानी कम दूरी की जो परत है यानी मिट्टी की परत है वही गर्म हो पाई थी, जिसके कारण वहाँ उसमें जो सूर्य की विकिरण अवशोषित हुई थी वो जल्दी ही उत्सर्जित भी हो जाती हैं। यहाँ पर जो सूर्य की किरणों का अवशोषण हुआ था वो जल्दी ही यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी उत्सर्जन यहाँ से हो जाता है और बाहर की ओर चला जाएगा, तो ये वापस ठंडा हो जाएगा। तो चट्टान का और जो भी स्थल भाग है उसकी ये प्रवृत्ति होती है कि सूर्य की किरणों से जल्दी ही तो गर्म हो जाएगा और जल्दी ही वो ठंडा हो जाएगा। आप कभी देखते होंगे लोहार किसी लोहे की छड़ को गर्म करता है, ठीक है, लोहार उस लोहे की छड़ को जल्दी गर्म करेगा, मतलब कि वो उसे अपने जो भी उसका यंत्र है उसके द्वारा वो उसको गर्म करता है, तो वो जल्दी ही गर्म हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा और उसको 10 मिनट के लिए रखोगे तो वो वापस ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें जो अवशोषण हुआ था ताप का वो जल्दी उत्सर्जित भी हो जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जो जलीय क्षेत्र होता है, जल जो पानी होता है, जैसे यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, इस क्षेत्र में सूर्य की विकिरणें आ रही हैं, ठीक है, तो इस भाग में ये धीरे तो ठंडा होगा और धीरे ही गर्म होगा। ये प्रवृत्ति होती है जल की। दोनों चीज़ें समझ लो, स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा, जबकि स्थल जो जलीय क्षेत्र है वो जलीय क्षेत्र धीरे ही तो गर्म होगा और धीरे ही ठंडा होगा। कारण क्या है इसका? पहला प्रमुख कारण है यहाँ पे जो क्षेत्र है इसके अंदर जो कण है वो तरल अवस्था में होता है। इनके जो कण होते हैं जल के वो तरल अवस्था में होना, ठीक है, तरल अवस्था में होना। दूसरा, जल का पारदर्शक होना, जल का पारदर्शक होना। तीसरा, इसके जो कण होते हैं उनमें संचलन मूवमेंट की जो प्रवृत्ति होती है, यानी अस्थिर प्रकार के जो संचलन होता है इसकी, यानी संचलन की प्रवृत्ति होती है जल में, संचलन की प्रवृत्ति, या यूँ कह सकते हो जल अस्थिर। तीनों बातों को समझ लो। यहाँ पर सूर्य की किरण आएगी तो ये लिक्विड अवस्था में, ये तो चट्टानी रूप है, धरातल है, वो तो कठोर है, तो इस भाग में आएगी तो यहाँ से आएगी टकरा करके यहीं तक सीमित हो जाएगी, कुछ भाग को गर्म करेगी और उसके बाद में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे बात करें तो जो ये जल होता है ये तरल अवस्था में है, तो सूर्य की किरण आएगी वो अंदर तक चली जाएगी। समझ गए बात? सूर्य की किरणें जल के अंदर तक चली जाती है। दूसरा क्या है? जल पारदर्शक होती है, यानी सूर्य की किरणें अधिक गहराई तक जा सकती हैं। समझ गए बात? और संचलन की जो प्रवृत्ति होती है, जल अस्थिर होता है। संचलन का मतलब ये होता है कि इस क्षेत्र में जैसे मानो ये एक कण गर्म हो गया, जल का एक कण गर्म हो गया, यहाँ पर ये जो जल है इसको गर्म कर दिया,
मानो इसमें संचलन की प्रवृत्ति होती है, यहाँ जल चल रहा है, यहाँ पर जल, इसमें लहर चल रही है, तो यहाँ का पानी है वो आगे निकल जाएगा। समझ रहे हो बात? यहाँ का पानी आगे निकल जाएगा, नीचे का पानी है वो ठंडा, वो यहाँ पर इसकी जगह ले लेगा वापस। तो इस क्षेत्र में तो वापस ठंडा पानी हो गया, गर्म हुआ वो तो आगे निकल गया। तो इसमें संचलन की प्रवृत्ति होती है, जो गर्म करते हैं वो आगे निकल जाता है, तो उसकी जगह वापस ठंडा पानी आ जाता है, तो वो धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है, अगर इसको पूरे को गर्म करना है तो उसको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा इसका मतलब इस क्षेत्र में जो अवशोषण होगा सूर्य की किरणों का, विकिरणों का, तो उसके अंदर टाइम लगेगा, धीरे धीरे गर्म होगा। ठीक है, लेकिन रात्रि के समय जैसे ये ठंडा होता है स्थलभाग, तो ये जल्दी क्या होगा, ये अवशोषित जो किरणें थी उनको बाहर फेंक देगा या उत्सर्जित कर देगा, तो ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये गर्म पानी है, इसमें जो अवशोषण हुआ था वो धीरे धीरे बाहर की ओर निकलता है, यानी इतने क्षेत्र से अगर सूर्य की विकिरणें वापस निकलेगी तो उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, तो इस समय के कारण यहाँ पर वो धीरे तो ठंडा होता है और धीरे ही गर्म होता है। तो इस क्षेत्र को आप, इस चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए इन पवनों को पढ़ेंगे। अब ध्यान में इसको रखते हुए इन पवनों की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक पवन पढ़ रहे हैं हम स्थल समीर की और जल समीर की, दोनों पवनें आपके समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे ध्यान देना, ये एक स्थल भाग है और एक जलीय भाग है। ठीक है, यूँ कहें तो ये तो क्या है, स्थल भाग, और ये क्या है, जलीय भाग, ये क्या है, जल। समझ गए बात? ये जलीय क्षेत्र है। यहाँ पर बात करें हम स्थल की, ये स्थल है। बात करते हैं हम दिन की, किसकी बात करें, दिन के समय। दिन के समय सूर्य होता है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य स्थल भाग को जल्दी गर्म कर देगा। सूर्य है वो स्थल भाग को क्या कर देगा, जल्दी गर्म कर देगा। और जल्दी गर्म करने का मतलब इस स्थल पर टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान हो जाएगा। समझ गए बात? इस कंडीशन में इसको ये धीरे गर्म करेगा, तो यहाँ पर अभी तक लो तापमान या लो टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब देखो तापमान वायुदाब के मध्य कैसा संबंध है, विलोमानुपाती। हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान के कारण वायुदाब कैसा हो गया, यहाँ पे निम्न हो गया, लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे निम्न वायुदाब हो गया। यहाँ पर इस समय इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब है। क्यों? क्योंकि निम्न तापमान के कारण उच्च वायुदाब बन गया है। ठीक है, हवा हमेशा चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलेगी या नहीं चलेगी, चलेगी, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलना स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो बात? इस धरातल के समानांतर या इसके तल के समानांतर यहाँ पर पवन चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस पवन चलना स्टार्ट किस तरफ से होगी, यहाँ जल से होगी, तो इसको कहेंगे हम जल समीर। क्या कहेंगे हम, जल समीर, यानी जल की ओर से स्थल की ओर चल रही है। कब चल रही है, दिन में चल रही है। तो दिन में कौन सी पवन चलती हैं, जल समीर चलती है। इसलिए दिन में आप देखते होंगे कि ठंडी हवाएं, समुद्र के तट के पास भी देखोगे तो हमेशा ठंडी हवाएं आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि समुद्र की जो हवाएं हैं वहाँ पे उच्च वायुदाब है, स्थल है वहाँ निम्न वायुदाब है, तो पवन चलेगी समुद्र से स्थल की ओर, यानी जल से स्थल की ओर चलेगी। तो दिन के समय तो चलती हैं जल समीर। समझ गए बात? ये पवनें यहाँ पर जाकर के गर्म होंगी, गर्म होकर के समन्वय रूप में ऊपर उठ जाएंगी। ऊपर उठेगी तो यहाँ पर जो स्थान खाली होगा यहाँ पर नीचे उतरेगी हवाएं, और यहाँ वाली जो हवा है वो इस स्थान को भरने के लिए एक सर्कुलेशन बना लेगी, एक चक्कर बन जाएगा यहाँ पे, जिसको यहाँ पे जल समीर का परिसंचरण चक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल समीर का परिसंचरण चक्कर। ये तो दिन की स्थिति हो गई। रात्रि में देखो, रात्रि के अंदर देखेंगे तो ये जलीय स्थिति है। ठीक है, ये स्थल वाली है। रात्रि चंद्रमा के समय अगर हम देखें इसको, तो रात्रि के समय ये भाग है जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये स्थल भाग है, रात्रि के समय जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे तापमान कैसा है, निम्न है। यहाँ पे तापमान निम्न, यहाँ पे ऊंचा तापमान है, अभी भी बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे ऊंचा तापमान है तो लो प्रेशर का केंद्र बन जाएगा, और यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाएगा, हाई प्रेशर का। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलना स्टार्ट हो जाएगी। रात्रि में स्थल से जल की ओर हवाएं चलती हैं, तो इसको हम चलती हैं वहाँ से, इसका नाम रख देते हैं कि ये स्थल समीर है। तो रात्रि में कौन सी समीर चलती है, रात्रि के अंदर स्थल समीर। समझ गए बात? तो यहाँ पर चलने वाली जो पवनें हैं इसको हम स्थल समीर कहते हैं, जो रात्रि में यहाँ पहुँचकर उच्च वायुदाब है गर्म होकर के ऊपर उठती है और ये परिसंचरण चक्कर बना लेती है।
ठीक है। यहाँ पर ये स्थल समीर का परिसंचरण चक्र है जो कि रात्रि में बनता है, और यहाँ पर इस क्षेत्र में जल समीर दिन के समय चलता है। तो ये भी समय के अकॉर्डिंग है, दिन में चलने वाली जल समीर, रात्रि में चलने वाली स्थल समीर। तो आप देख सकते हो समय के अकॉर्डिंग इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, समझ गए। उनमें तो हमने देखा ऋतु के अकॉर्डिंग दिशा में परिवर्तित आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो दिन के समय, यहाँ पर दिन में तो चलती हैं जल से स्थल की ओर हवाएं, और रात्रि में चलती हैं स्थल से जल की ओर हवाएं, तो जिसको हम स्थल और जल समीर कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई जल और स्थल समीर की। आगे बात करेंगे हम घाटी व पर्वत समीर की, जिसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।